कक्षा 12 भूगोल खंड ख अध्याय 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर अध्ययन करेंगे, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण, जल, भूमिगत जल, सतही जल तथा उसे दूषित करने वाले तत्व, जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर अध्ययन करेंगे। और ये आपके पुस्तक का आखिरी अध्याय है। अब आपके प्रथम पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और जो दूसरी पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये आपकी दूसरी पुस्तक है। इसका आज आखिरी अध्याय है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। इस पर जो प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादातर पर्यावरण पर ही बनते हैं, और वो भी पर्यावरण प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा निक्षालन, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि सब प्रकार के प्रदूषणों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। आइए हम इस पाठ को एक नज़र में देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। वातावरण में अवांछित पदार्थों की मात्रा का अधिक हो जाना प्रदूषण की स्थिति पैदा करता है। इसको वायुमंडल में हमने आपको बताया है कि वायुमंडल की एक संगठन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो गैसें हैं उनका एक अनुपात पाया जाता है, और जब उनके इस अनुपात में अवांछित पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो वो वायु में प्रदूषण हो जाता है। इसी प्रकार जल, मृदा आदि में भी एक मानक होता है, और उस मानक से जब ज़्यादा अवांछित पदार्थ हो जाते हैं तो वह दूषित हो जाता है। तो प्रदूषण को हम इस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि वातावरण में कौन सा अंग उससे प्रभावित हो रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि या मृदा प्रदूषण। वायु की संरचना में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, धूल कण आदि मिलने से वायु प्रदूषण होता है। धरातल पर पाए जाने वाले भूमिगत जल में मानवकृत जैसे घरेलू अथवा औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। वाहनों, उद्योग, लाउड स्पीकरों एवं मशीनों का शोर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। भारत के कई शहरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है। अधिक उपज की लालच में रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों का अविवेकपूर्ण प्रयोग एवं अपशिष्ट का उचित निपटान न होना, प्लास्टिक का प्रयोग मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। सभी प्रकार के प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक हैं। नगरों में मलिन बस्तियों की समस्या इस समय देश के समक्ष चुनौती बनी हुई है। नगरों के ऊपर फैला कोहरा, जिसे शहरी धूम कोहरा कहा जाता है, वह वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई आदि शहरों में
ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्र करके उसका निपटान किया जाता है, परंतु देश के अन्य शहरों में ऐसा नहीं होता है। छोटे व मध्यम नगरों में रोजगार कम होने के कारण लोग सीधे अपनी जीविका के लिए महानगरों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण वहां की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र में होते हैं, जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं व आवश्यक आधारभूत चीज़ों का अभाव पाया जाता है। भूमि निम्नीकरण का अभिप्राय अस्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी का होना है। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियाँ व्यर्थ भूमि नहीं हैं, लेकिन वन के नाश एवं अंधक सिंचाई जैसे प्रक्रियाएं इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती हैं। दूर संवेदन तकनीकी की सहायता से निम्नीकृत भूमि की पहचान की गई है, जो प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थली तथा तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। मानव जनित निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र, लवणीयता व क्षारीयता से प्रभावित क्षेत्र, झाड़ियाँ सहित कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो निम्न कोटि या भूमि का निम्नीकरण से प्रभावित हैं। तो ये रहा संक्षेप में आपके इस चैप्टर की रूपरेखा, जिसके अंतर्गत आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। तो अब प्रश्नों पर आते हैं। जैसे 1 नंबर के जो छोटे प्रश्न आते हैं अति लघुत्तरी, वो प्रश्न देख लीजिए। जल की गुणवत्ता में ह्रास के लिए जिम्मेदार 2 प्रमुख कारण बताइए। तो 2 कारण में नंबर 1 बढ़ती हुई जनसंख्या, नंबर 2 औद्योगिकरण या औद्योगिक निस्तारण, और नंबर 3 जल का अविवेकपूर्ण प्रयोग। तो ये 3 कारक यहाँ दिए गए हैं, 2 कारक आपको लिखने थे। नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो ये उद्योग चमड़ा उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग, वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण से होने वाली प्रमुख बीमारियों के नाम बताइए। तो जल प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं वो हैं डायरिया, हेपेटाइटिस, आंतों में कृमि यानी कीड़े, जो पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं जल प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण जो पैदा करते हैं विविध उद्योग, यानी उद्योगों में जो मशीनें चलती बहुत आवाज़ करती हैं, मशीनीकृत निर्माण, वही तोड़ फोड़ कार्य, मोटर वाहन तथा वायुयान ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है, झबुआ जिले में भील जाति के लोगों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वो कारण है भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण मतलब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाना। भारत में गांवों से आए प्रवासियों की 2 सामाजिक समस्याएं बताइए। तो जो गांव से आते हैं प्रवासी, उनके अंतर्गत जो समस्याएं हैं, सामाजिक अकेलापन, क्योंकि वो दूसरे गांव से आते हैं तो उनके समाज का कम ही लोगों से मेल जोल हो पाता है, कि उनकी संख्या कम होती है, तो सामाजिक अकेलापन उन्हें महसूस होता है और उनका शोषण भी होता है, और इन सब के कारण उनमें नशे की लत पड़ जाती है। प्रदूषण के वर्गीकरण की कसौटी क्या है? तो प्रदूषकों के परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो वर्गीकरण की कसौटी है वो है कि वो किस माध्यम से प्रदूषण फैल रहा है और किसको प्रभावित कर रहा है,
ये उसकी कसौटी है, उसी के आधार पर प्रदूषण को वर्गीकृत किया जाता है। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो वायु प्रदूषण के लिए जो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो धुआं निकलता है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वायु को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं? तो वो प्रदूषक तत्व जो हैं सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस, धूल के कण आदि जो है वायु को प्रदूषित करने वाले तत्व हैं। वायु प्रदूषण जनित प्रमुख बीमारियां कौन सी? अब वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होती हैं वो देख लीजिए। तो वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा जो है हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसके बाद तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। श्वसन से संबंधित बीमारी दमा, अस्थमा, फेफड़े में कमी, फेफड़े का इन्फेक्शन, टीबी आदि जो है ये बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 2, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी। तो उस जो रसायन मिलते हैं वायु में वो जब शरीर में सांस के माध्यम से जाते हैं तो हमारी तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है। तो श्वास संबंधी बीमारियों में हमने टीबी भी बताया है, तो वो तो बैक्टीरियल है, लेकिन जब वो इन्फेक्शन हो जाते हैं अन्य प्रदूषणों से तो वो भी होने के चांस अधिक होते हैं। नंबर 11, अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है? इसका प्रमुख कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद अवांछित तत्व वर्षा के जल में मिलकर नीचे आ जाते हैं। इसे अम्लीय पदार्थ अधिक होते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि ताजमहल किस प्रकार के प्रदूषण, मतलब किस प्रकार से उसे कौन से प्रदूषक नुकसान कर रहे हैं? तो अम्लीय वर्षा जो है उसे नुकसान पहुंचा रहा है। धूम कोहरा से क्या तात्पर्य है? तो वातावरण में मौजूद धुआं एवं धूल के कण जब सामान्य रूप से बनने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो इसे धूम्र कोहरा कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न। नगरों में अवशिष्ट निपटान संबंधी समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इस समस्या से संबंधित प्रमुख 3 तथ्यों का वर्णन कीजिए। तो नगरों में अवशिष्ट निपटान संबंधी प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, अपशिष्ट के पृथक्करण की समस्या, यानी उसको अलग करने की समस्या, अपशिष्टों को अलग करने की समस्या नंबर 1 है। तो नगरों में अभी भी सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे कि धातु, सीसा, सब्जियों के छिलके, कागज़ आदि, जिससे उनको उचित तरीके से निपटान में बाधा आती है। क्योंकि अब कई प्रकार की ठोस वस्तुएं हो जाती हैं तो उसके निपटान में दिक्कत आती है। एक जैसा अपशिष्ट एक जगह हो तो उसका निपटान आसान होगा। दूसरा है भराव स्थल की समस्या। महानगरों में कूड़ा डालने के लिए स्थान की कमी महसूस की जाने लगी है। पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, सड़कों पर कूड़ा डाला जाता है। नंबर 3, पुनर्चक्रण की समस्या। तो पृथक्करण न होने एवं पर्याप्त जागरूकता के अभाव में अपशिष्ट का पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है। पुनर्चक्रण का मतलब रिसाइकिल, यानी उसको फिर से उपयोग में लाना। कूड़े से उत्पन्न लीच, बदबू एवं बीमारियों की समस्या विकराल होती जा रही है। 14, विकासशील देशों में
शहरों की प्रमुख समस्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो विकासशील की जो नगरों की प्रमुख विकासशील देशों में जो नगर हैं उनकी जो प्रमुख समस्या है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अपशिष्ट निपटान की समस्या, यानी अपशिष्टों को निपटान नहीं किया जाता, उसे निस्तारित नहीं किया जाता, या किया भी जाता है तो उस ढंग से नहीं किया जाता जैसा कि विकसित देशों में किया जाता है। नंबर 2, जनसंख्या विस्फोट की समस्या। जनसंख्या, जो विकासशील देश हैं उनकी जनसंख्या में भारी वृद्धि होती है, जो कि एक समस्या बनी हुई है। नंबर 3, स्लम बस्तियों की समस्या। तीनों बिंदुओं को अगर विस्तार से देखें हैं तो अपशिष्ट का निपटान की समस्या, यानी जो अपशिष्ट निकल रहे हैं शहरों में उसको नष्ट करने या उसे पुनः उपयोग की समस्या विकासशील देशों में है। इसको पूर्ण रूप से इस समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट, अधिक जनसंख्या होने के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं शहरों में। और स्लम बस्तियों की समस्या, स्लम बस्तियों का मतलब जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, आकर के वो गंदे स्थानों पर अपने झोपड़ियाँ आदि बना लेते हैं और निम्न स्वास्थ्य सुविधा वहाँ उपलब्ध होती है, गंदगी की भरमार होती है। ये बहुत बड़ी समस्या, लगभग हर शहरों में स्लम बस्तियाँ पाई जाती हैं। 15वां है, कौन सी धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए, कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें से है तीर्थ यात्रा, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक मेले, पर्यटन, पर्वतारोहण एवं खोज अभियान, मृत शरीर को जलाना या जल में बहाना, घर में धार्मिक अपशिष्ट, घर के धार्मिक अपशिष्टों को फेंकना या बहाना। तो ये देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है और विकासशील देश इस पर रोक नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। 16वां प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं। तो भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य भूमि की उत्पादकता में अल्प समय के लिए या अस्थायी रूप से कमी आ जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब इसका कारण क्या है, तो इसके कारण निम्नलिखित हैं। वृक्षोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन होता है, यानी वृक्षों का उन्मूलन जब हो जाता है, यानी वृक्षों की कटाई हो जाती है या काट ले जाते हैं या निर्वनीकरण हो जाता है, तो क्या होता है, मृदा का अपरदन बढ़ जाता है। मिट्टी की ऊपरी परत ही जो है उपजाऊ होती है और वो बह करके नष्ट हो जाती है। दूसरा है, भूमि पर लगातार कृषि उपज लेते रहने से भी भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है। इससे निपटने के लिए प्राकृतिक उर्वरक डालते रहना चाहिए। तो जो दूसरा कारण है निम्नीकरण का, वो है कि बहुत ज़्यादा जो है कृषि उपज लेने से भी जो है जो भूमि का या मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, और इसको बनाए रखने के लिए प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जो कि विकसित देशों में तो कुछ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन विकासशील देशों में ये एक समस्या बनी हुई है। नंबर 3, लगातार जल भराव एवं नहरी सिंचाई भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। देखिए, लगातार जल भराव, जो जल होता क्या है, बह करके आता है, जैसे नहरों से सिंचाई हो जाती है, तो नहरों से सिंचाई का परिणाम ये होता है कि जो जल होता है वो अपने साथ तमाम जो है लवणों को, क्षारों को लेकर के आता है और वो सिंचाई वाली भूमि पर जमा कर देता है। तो अधिक देर तक जमाव होने के कारण, अधिक दिन तक जमाव होने के कारण धीरे धीरे क्या हो जाता है, ज़मीन जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, वो लवणी हो जाती है और लवणी भूमि में फसल अच्छी नहीं होती है,
तो जो जल भराव नहरी सिंचाई है वो भी मृदा के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया के आधार पर निम्नीकृत भूमि को कितने वर्षों में रखा जा सकता है? प्रत्येक के बारे में, ये वर्षों नहीं, कितने वर्गों में रखा जा सकता है, प्रत्येक के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर होगा, भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1, मानवीय क्रियाओं द्वारा भूमि निम्नीकरण, और दूसरा है प्राकृतिक कारण से भूमि निम्नीकरण। तो देखिए, जो मानवीकृत भूमि निम्नीकरण है, इसके अंतर्गत कृषि के अंतर्गत जमीन का अधिक दोहन यानी ज़्यादा फसल उगाना, वनों को काटना, अत्यधिक चराई, अविवेकपूर्ण खनन कार्य, निर्माण कार्य, ये सब मानवीकृत क्रियाएं हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। दूसरा है प्राकृतिक निम्नीकरण, इसमें अवनलिका अपरदन, जल भराव, खड़ी ढाल पर अपरदन, भूस्खलन आदि, ये जो है प्राकृतिक द्वारा होती है। जैसे अधिक बरसात होने के कारण जल भराव हो जाता है, वहाँ दलदल बन जाते हैं, या अवनलिका अपरदन से रिवाइन यानी बीहड़ बन जाते हैं, बड़ी बड़ी नलिकाएं बन जाती हैं, तो वो मिट्टी कट करके नलिकाएं बन जाती है, तो वो पूरी ज़मीन बीहड़ों में बदल जाती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या वर्तमान ही नहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समस्या बन रही है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण मानव के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे पृथ्वी पर मानव जीवन खतरे में है। प्राकृतिक वातावरण पर हो रहे इस प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि सभी मंडल, जल, स्थल, वायु, जैव सभी प्रभावित हो रहे हैं। जब से गांव, कस्बों व नगरों तथा औद्योगिकरण का विकास हुआ है, तब से परिस्थिति धीरे धीरे और भी बिगड़ती जा रही है। हर प्रकार की अशुद्धियां वातावरण में बढ़ती जा रही हैं, जो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर समस्या बन रही हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। या इस तरह पूछे कि वायु प्रदूषण शब्द की परिभाषा लिखिए, वायु प्रदूषण के किन्हीं 2 हानिकारक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो आप एक ही तरह का उत्तर लिखेंगे। उत्तर है, धूल, धुआं, जहरीली गैस, दुर्गंध व वाष्प की वायु में वृद्धि जो जीव जंतुओं व संपत्ति के लिए हानिकारक होती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? वायु प्रदूषण के स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन, औद्योगिक ठोस कचरा निपटान इसके प्रमुख स्रोत हैं। ये स्रोत वायु में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा व एस्बेस्टस छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का स्रोत में जीवाश्म ईंधन का दहन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, खनन, खानों से भी गैसों, विभिन्न प्रकार की गैस निकलने लगती हैं, जो वायुमंडल में पहुंच जाती हैं और वायु को दूषित कर देती हैं। अब स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके कारण श्वसन तंत्रिका या श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तथा रक्त संचार संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर धूम्र कोहरा छाया रहता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके कारण अम्लीय वर्षा भी होती है,
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब अगला प्रश्न है, पेटलावाड विकास खंड के भील समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों में साझी संपदा को पुनर्जीवित किया है। 3 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये एक विकास खंड है भील समुदायों का, वहाँ उनके स्वयं के प्रयास से कुछ जो सार्वजनिक संपत्ति हैं या सार्वजनिक संपदा हैं उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, उसके बारे में लिखना है। तो उन लोगों ने क्या क्या किया है वो आपको लिखना है। तो उन लोगों ने जो काम किया है, नंबर 1, प्रत्येक परिवार ने साझा संपदा में एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल की है। दूसरा है, प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमि पर चारा घास को बोया तथा 2 वर्ष तक उसकी सामाजिक घेराबंदी की। नंबर 3 है, पशुओं की खुली चराई पर रोक लगाकर पशुओं के आहार हेतु नौदों की स्थापना की। अब अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रवाह शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है, इसके लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की मांग अधिक रहती है, इसलिए नियमित और अच्छी मजदूरी की आस में गांव से शहरों की ओर पलायन होता है। नंबर 2, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अच्छे अवसर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला है, गांवों में गरीब व भूमिहीन लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव और जाति संघर्ष भी इन लोगों को शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर करता है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधता पूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आप समझे। भारत में नगरीय केंद्र, जो नगरीय केंद्र भारत के मुख्य नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा में कहीं विविधता पूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो नगरीय केंद्र हैं उनमें ये सब विभिन्नताएं पाई जाती हैं, समानताएं नहीं हैं। इसका क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो अब देखिए उत्तर। नंबर 1, भारत के नगरीय केंद्रों में सबसे ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां हैं, जिसमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल व स्वच्छता की सुविधा है। पार्क, उपवन तथा सुरक्षा के सभी उपाय मौजूद हैं। दूसरी ओर भारत के नगरों में झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, पटरी के किनारे व नालों की कगारों पर बनी बस्तियां, इनमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। ये नरक के समान है, लेकिन लोगों से भरी पड़ी हैं। तो आपने प्रश्न देखा कि जो भारतीय नगरीय केंद्र है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतों के लिए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो उसमें देखिए एक ही नगर है, एक नगर है जो कितना विकसित है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, फार्म हाउस हैं, चौड़े सड़कें हैं और स्ट्रीट लाइटें हैं, स्वच्छता के सभी उपाय हैं, पार्क हैं, सुरक्षा संबंधी उपाय हैं। वहीं दूसरी ओर जो मलिन बस्तियां हैं वो सुविधा से विहीन हैं, बिल्कुल नरक के समान ज़िंदगी जी रहे हैं। तीसरा, भारत के नगरों में कुछ गांव भी अर्ध शहरी रूप में पाए जाते हैं, जो ना तो पूर्ण रूप से गांव हैं और ना ही पूर्ण रूप से शहरी हैं। इनमें उच्च आय वाले जमींदार व पुरानी संपत्ति के स्वामी रहते हैं।
और दूसरी ओर गरीब किराएदार भी एक कमरे में अपने परिवार को लेकर रहते हैं। तो छोटे शहरों में भी इस तरह की विविधता देखने को मिलती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रदूषकों से भी प्रदूषित होता है, परंतु मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता का वास्तविक कारण हैं। क्यों? देखिए, प्राकृतिक स्रोतों से भी जल प्रदूषक यानी प्राकृतिक स्रोतों से भी प्रदूषक निकलते हैं और जो प्रदूषण पैदा करते हैं, परंतु उस पर ज़्यादा जोर नहीं है या उसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। परंतु जो मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इनको रोका जा सकता है, इसलिए इस पर चिंता करना जायज़ है। अब देखिए इसके कारण। मानव जल को औद्योगिक, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रदूषित करता है। मानव जल को औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रदूषित करता है। इसमें देख लीजिए, औद्योगिक कारण भी है, कृषि भी कारण है और सांस्कृतिक गतिविधियां भी हैं जो कि प्रदूषण पैदा करती हैं। दूसरा है औद्योगिक कचरा, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष व भारी वस्तुएं बिना उपचार के जल स्रोतों में विसर्जित कर दी जाती हैं, हो रहा है। नंबर 3, आधुनिक कृषि की पद्धतियां, रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक आदि भी जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। आप तो अपने खेत में ये रासायनिक जो कीटनाशक हैं उसका प्रयोग करके फसल तो अच्छी पैदा कर रहे हैं, परंतु ये वर्षा या सिंचाई के जल के साथ जो है अन्य जल स्रोतों में मिल जाते हैं और जल दूषित हो जाता है, जिसका गंभीर परिणाम मानव भुगत रहा है। नंबर 4 है भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले, पर्यटन व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जल स्रोतों को प्रदूषित कर रही हैं। ये भी है, तमाम स्रोत हैं मानवीकृत, ये सब मानवीकृत में आएंगे ही। धार्मिक यात्रा, मेला, पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियाँ ये सब दूषित कर रही हैं। अब देखिए 3 अंक वाले प्रश्न, इसमें है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या क्यों है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 कारण। नंबर 1, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उसके लिए अपर्याप्त सुविधा तथा विभिन्न स्रोतों द्वारा अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि। दूसरा है कारखानों, विद्युत गृहों तथा भवन निर्माण तथा विध्वंस से भारी मात्रा में निकलने वाली लाख और मलबा भी समस्या है। नंबर 3, अपशिष्ट कचरे का पूर्णतः निपटान न होना, बिना एकत्र किए छोड़ देना आदि जो है समस्या बनी हुई है। अगला प्रश्न है 25, पर्यावरण का प्रदूषण कैसे होता है? पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न 4 प्रकार के प्रदूषकों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं के अपशिष्ट उत्पाद से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। अगला देखिए 26वां प्रश्न, भारत के जलाशयों को उद्योग किस प्रकार प्रदूषित कर रहे हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उद्योगों के द्वारा अनेक अवांछित उत्पाद पैदा किया जाता है, जिससे औद्योगिक कचरा, प्रदूषक अपशिष्ट, जल, जहरीली रासायनिक अवशेष आदि, भारी वस्तुएं, धूल आदि, इन सब को शामिल किया जाता है। शामिल हैं किसके लिए? जो जलाशय हैं उनको दूषित करने में इन सब का योगदान है। यानी उद्योगों से जो अवांछित तत्व उत्पन्न होते हैं, जिसमें औद्योगिक कचरा है, प्रदूषित अपशिष्ट है और जो है गंदा जल है, जहरीली एवं रासायनिक
वस्तुएं हैं, भारी वस्तुएं हैं, धूल आदि हैं, ये सब जो है जलाशयों को दूषित कर रहे हैं। दूसरा, अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में या झील आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। औद्योगिक जो कचरा निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, उसको डायरेक्ट जो है जल स्रोत में छोड़ दिया जाता है, जो कि गंभीर जो है प्रदूषण का कारण बन रहा है। सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र एवं रसायन उद्योगों से होता है। ये आगे भी बता दिए, तो ये भी सबसे ज़्यादा दूषित करते हैं जल को। कौन कौन? चमड़ा उद्योग, लुगदी व कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को आप देख लें। भूमि निम्नीकरण की समस्या के कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, इन सभी समस्याओं के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, अति सिंचाई। अति सिंचाई हमने बता दिया कि अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है कि मिट्टी में जो है वो क्षारीयपन अधिक हो जाता है, और क्षारीयपन जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक आदि जो है, जो मिट्टी है उसके जो भौतिक रासायनिक गुण है उसको नष्ट कर देता है या बेकार कर देता है। नंबर 2, औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों द्वारा निकला अपशिष्ट जो है जल को दूषित कर देता, और फिर दूषित जल से की गई सिंचाई मृदा के गुण को नष्ट कर देती है। नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, अब नगरीय अपशिष्ट। नगरों से निकला कूड़ा करकट भूमि को निम्नीकरण करता है, और नगरों से निकला जलमल व अपशिष्ट के विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों के मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। नंबर 4, चिमनियों का धुआं। तो कारखानों तथा अन्य स्रोतों की चिमनियों से निकलने वाले गैसीय व कणिकीय प्रदूषकों को हवा दूर तक उड़ा ले जाती है, और ये प्रदूषक मृदा में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। अम्ल वर्षा। कारखानों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। गंधक यानी सल्फर। इससे मृदा में अम्लता बढ़ती है। कोयले की खान, मोटर वाहनों, ताप बिजली घरों से भारी मात्रा में निकलने वाले प्रदूषण मृदा और वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यानी मलिन बस्तियों के बारे में आपको लिखना है। तो उसके बारे में लिखेंगे उसका उत्तर कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग ग्रामीण पिछड़े इलाकों से प्रवासित होकर रोजगार की तलाश में आते हैं। नंबर 2, यहाँ अच्छे मकान का मिलना कठिन है। ये बस्तियाँ रेलवे लाइन, सड़क के साथ पार्क या अन्य खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बसाई जाती हैं। नंबर 4, खुली हवा, स्वच्छ पेयजल, शौच सुविधा, प्रकाश का सर्वथा अभाव होता है। नंबर 5, कम वेतन मजदूरी प्राप्त करने के कारण जीवन स्तर निम्न होता है। कुपोषण के कारण बीमारियों की संभावना बनी रहती है। नशा व अपराध के कार्यों में लिप्त होते हैं। नंबर 8 है, चिकित्सा सुविधा का अभाव होता है। ये कहाँ होता है? ये मलिन बस्तियों में होता है जो शहरों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नीकरण को रोकने या कम करने के उपाय बताइए। तो इसका जो उपाय है, किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग उचित मात्रा में ही करें। नगरीय औद्योगिक गंदे पानी को उपचारित करके पुनः उसका उपयोग में लाएं। सड़ी गली सब्जी व फल पशु मल मूत्र को उचित प्रौद्योगिकी द्वारा यानी उचित टेक्नोलॉजी द्वारा बहुमूल्य खाद में परिवर्तित किया जाए। बस्तियों के आसपास खुले में शौच पर प्रतिबंध लगे। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगे। कूड़ा कचरा निश्चित स्थान पर ही डालें ताकि उसका यथासंभव निपटान हो सके। वृक्षारोपण को बढ़ावा दे करके
हम जो है ये जो प्रदूषण है, निम्नीकरण है, इससे बच सकते हैं। तो इस प्रकार आज आपका आखिरी अध्याय भी समाप्त हुआ। अब आप लोग से हम आग्रह करते हैं कि आप पुनः पहले पाठ से लेकर के और इस पाठ तक धीरे धीरे रिवीजन करें और जो भी समस्याएं हों उससे अवगत कराएं।